हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो है गति का नियम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे अरस्तु का भ्रामकता, गैलीलियो गैली का सिद्धांत या गैलीलियो गैली का जो प्रयोग था, न्यूटन के गति का नियम जिसमें हम लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम तीनों को देखेंगे, और जड़त्व के जो प्रकार हैं, जैसे जड़त्व का नियम जो है, जैसे आप जानते हैं विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, इसको भी विस्तार से देखेंगे। मतलब न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है या इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसमें जो तीनों इसके प्रकार हैं, विराम का जड़त्व, गति का दिशा जड़त्व और दिशा का जड़त्व, ये हम लोग तीनों इसमें देखने वाले हैं, और संवेग संरक्षण का नियम भी देखने वाले हैं। तो ये आपका टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इन चारों चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो नॉर्मली हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अरस्तु की भ्रामकता। ये क्या है? यानी मिसकॉन्सेप्ट ऑफ अरस्तु, यानी भ्रामकता का मतलब होता है मिसकॉन्सेप्ट। तो चलिए चलते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अरस्तु की भ्रामकता, ठीक है, अरस्तु की भ्रामकता। भ्रामकता का मतलब होता है मिसकॉन्सेप्ट, यानी अरस्तु का जो मिसकॉन्सेप्ट था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, बट पर्सनल नॉलेज के लिए, एक जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पे जान सकते हैं कि अरस्तु का भ्रामकता क्या है। इसमें जो मेन टॉपिक है या जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और हर बार लगभग पूछा जाता है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूटन के गति का नियम, जो तीनों नियम है, और संवेग संरक्षण का नियम। ये सब इंपॉर्टेंट है, बट ये आपका एग्ज़ाम में जल्दी पूछा नहीं जाता है। इसको आप लोग जानकारी के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे है अरस्तु की भ्रामकता। अरस्तु की भ्रामकता क्या होता है, यानी मिसकॉन्सेप्ट ऑफ अरस्तु। तो इसको समझाने से पहले हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं कि अरस्तु का भ्रामकता क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि एक गाड़ी है, मान लेते हैं ये गाड़ी है, ठीक है। अब ये गाड़ी आपका विराम अवस्था में है, मतलब रुका हुआ है। तो अगर इसको हमको गति में लाना है या एक समान गति प्रदान करना है, तो इस पर हमको बल लगाना पड़ेगा। मतलब इसको हमको पुश कर रहे हैं यहाँ से, अगर इसको हम पुश करें, धक्का दें, तभी तो ये गति में आएगा। अभी ये रुका हुआ है। अब इसको अगर गतिशील बनाना हो या गति की अवस्था में हमको इसको ढालना हो, तो इसको बाहर से बल देना पड़ेगा। अब वो हम दें बाहर से बल या इंजन के द्वारा बाहर से बल मिले, किसी से बाहर से बल मिलना चाहिए, तभी तो ये गति करेगा, तभी तो ये गति करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, दूसरा उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि ये एक ज़मीन है, मतलब धरती, ठीक है, धरती की सतह है, और यहाँ पे फुटबॉल रखा हुआ है। फुटबॉल अभी रुका हुआ है, विराम अवस्था में है। अगर फुटबॉल को हमको गति अवस्था में देना हो, मतलब उसको गतिमान रखना हो, तो क्या होगा, बाहर से बल देना पड़ेगा ना। या तो आप पैरों से किक मारो या हाथ से उसको पुश करो, कुछ करना पड़ेगा, तभी तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी वस्तु अगर आप उसको गतिशील अवस्था में लाना चाहते हैं, तो उसमें आपको बाहर से बल लगाना पड़ेगा, बल देना पड़ेगा। आप लोग अपने आप से सोचिए, कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है, रुका हुआ है, और उसको आप लोग गतिमान अवस्था में या एक समान गति प्रदान करना चाहते हैं, तो बाहर से बल देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। नॉर्मली आप सबके दिमाग में आएगा कि देना पड़ेगा। यही अरस्तु के भी दिमाग में आया। अरस्तु ने भी कहा कि हाँ, ये बात सही है, अगर किसी भी वस्तु को आपको विरामावस्था से गतिमान अवस्था में बदलना है, तो वहाँ पर बल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जो कि नियम गलत है, जो कि नियम गलत है, वो नियम गलत है। किसी भी वस्तु को गतिमान अवस्था में रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी वस्तु को अगर हमको गतिशील अवस्था में रखने के लिए, एक समान गति में रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि अरस्तु ने कह दिया था कि बल की आवश्यकता पड़ती है, जो कि गलत है। बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग आगे चल के यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, वास्तव में वस्तु को गतिशील रखने के लिए
बल की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में किसी वस्तु को गतिशील रखने के लिए, यानी उसको एक समान गति में रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो जो बल लगाते हैं हम लोग, बिल्कुल बल लगाते हैं, बट वो बल किस लिए लगाया जाता है उसको देखते हैं। घर्षण के विरुद्ध कार्य करने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग सबको पता है कि अगर फुटबॉल रुकी हुई है तो फुटबॉल रुकी ही रहेगी जब तक उसको हम लोग पुश नहीं करेंगे, धक्का नहीं देंगे। लेकिन वो उसको एक समान गति प्रदान करने के लिए धक्का नहीं लगाया गया है। वो धक्का इसलिए लगाया गया है ताकि उसके जो सरफेस पर, जैसे मान लेते ये धरती की सतह है, यहाँ पे फुटबॉल रुका हुआ है। अब फुटबॉल तो ज़मीन की सतह से सटा रहेगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे घर्षण काम करेगा, इसके विपरीत दिशा, मान लो फुटबॉल इधर जाना है तो इसके पीछे की दिशा में घर्षण काम करेगा। उस घर्षण के विरुद्ध कार्य करने के लिए हमको बल की आवश्यकता पड़ती है, ना कि इस फुटबॉल को एक गति प्रदान करने के लिए कि ये गतिशील बना रहे, इसके लिए हमको बल की आवश्यकता नहीं होती। इसको जो घर्षण इसके विरुद्ध जो इसके इसमें घर्षण कार्य करेगा उसके विरुद्ध कार्य करने के लिए हमको बल की आवश्यकता पड़ती है। मतलब घर्षण को तोड़ने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमको पता है अगर हम फुटबॉल किक नहीं मारेंगे तो इसमें घर्षण है, और घर्षण जब तक रहेगा तब तक वो चल ही नहीं सकता। इस चीज़ को सिद्ध किए थे गैलीलियो गैलीली ने अपने सिद्धांत में या अपने प्रयोग में इस चीज़ को सिद्ध किया था कि कैसे, उन्होंने सिद्ध किया था कि कैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को गतिशील रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि उसके घर्षण के विरुद्ध कार्य करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। इस बात को सिद्ध किए थे गैलीलियो गैली ने अपने प्रयोग में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं गैलीलियो गैली के प्रयोग की तरफ। ये है गैलीलियो गैली का प्रयोग जो कि लिखा हुआ है। गैलीलियो गैली ने प्रयोग क्या किया था इसको हम आपको बताते हैं। गैलीलियो गैली ने ये चैम्बर पूर्णतः जो है ना वो निर्वात की तरह है। मतलब इस चैम्बर के अंदर जो वायु प्रतिरोध होता है या कोई गैसेज होते हैं, मतलब सब कुछ निकाल दिया गया है। इस चैम्बर पूरा निर्वात की तरह है, यानी ये निर्वात चैम्बर है। ठीक है, इस चैम्बर में इन्होंने त्रिभुज की तरह या किसी कोण पर झुकाव दो आइडेंटिकल त्रिभुज की तरह, देखिए आप यहाँ पे तो गैलीलियो गैली ने ऐसा कुछ सेटअप बनाया जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस सेटअप के तरह जैसे मान लेते हैं सेटअप है, और ये सेटअप जो है यहाँ जो ये आपको चैम्बर दिखाई दे रहा है, अगर हम कलर चेंज कर दें तो ये वाला जो चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है पूरा घिरा हुआ है, ये निर्वात है। मतलब निर्वात की तरह है, यहाँ पे कोई वायु, कोई मतलब कण या मतलब कुछ भी नहीं है, फुल ये निर्वात है, मतलब निर्वात की तरह है। और इसमें कुछ सेटअप यहाँ पे सेट किए गए हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये इसके एंगल समान है, कोण समान है। अगर कोण की बात किया जाए तो ये जो कोण यहाँ पे बन रहा है, ये कोण, ये दोनों समान है, मतलब कोण समान होने चाहिए। ठीक है, ये समान कोण है। गैलीलियो ने क्या किया, यहाँ पर एक गेंद रख दिया इसके पीक पॉइंट पे। ठीक है, और ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, कोण यहाँ पे बढ़ रहा है बट ये सटा हुआ है। अब क्या हुआ, और ये तो निर्वात की तरह ये काम कर रहा है। ये जो आपका चैम्बर है निर्वात है। ठीक है, ये निर्वात है, और ये जो इसके सतह है ना, ये और इसके जो सतह हैं, ये सतह जो है, ये सतह जो है वो घर्षण लेस है, मतलब घर्षण नहीं है, घर्षणहीन आप कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सतह आपका जो है वो घर्षणहीन है, मतलब यहाँ पे घर्षण नहीं है। अब ये तो पूरा का पूरा सेटअप क्या हो गया, निर्वात की तरह हो गया, जहाँ पे ना तो वायु प्रतिरोध ना तो घर्षण, मतलब कुछ भी नहीं है। और इसको घर्षण को कम करने के लिए हम लोग नॉर्मली ग्रीस का यूज करते हैं जो कि सबसे बढ़िया घर्षण को कम करता है। तो ये इसके सरफेस पे घर्षण नहीं है, बिल्कुल भी घर्षण नहीं है, ना तो इस सतह पे ना तो इस सतह पे। ठीक है, ये दोनों एंगल समान है, ये वाला कोण और ये वाला कोण समान है, मतलब आइडेंटिकल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये घर्षणहीन है, मतलब यहाँ पे घर्षण नहीं है, ना तो यहाँ पे वायु प्रतिरोध है। ये पूर्णतः जो चैम्बर है वो निर्वात है, मतलब पूरा का पूरा निर्वात सिस्टम हो गया। अब गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने जब इस गेंद को यहाँ से छोड़ा
तो ये गेंद ऐसे लुढ़कते हुए आएगा, लुढ़कते हुए आएगा, और यहाँ से फिर जितनी दूरी पे ये था, क्या यहाँ पे देखेंगे, मान लेते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो वो यहाँ से यहाँ तक भी 10 ही सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। कहाँ तक? अगर यहाँ से लेकर के जहाँ ये दोनों अब कोड डिवाइड हुए हैं, आप ऐसे रेखा भी खींच सकते हैं, मतलब ये रेखा इसके बीच मतलब अवरोधक का कार्य नहीं करेगा, तो नॉर्मली ऐसे खींच दिए हैं, ठीक है। इनके बीच में एक गैप पूरा खाली हुआ है, मतलब गेंद यहाँ से यहाँ ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से अगर यहाँ 5 मीटर है, सॉरी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी वो 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगा। क्यों चढ़ेगा? क्योंकि ये घर्षणहीन है, इसके सतह जो है वो घर्षणहीन है। अगर घर्षण होता ना तो ये यहाँ से, तो ये गेंद मान लेते हैं यहाँ से चलता, ऐसे चलता, अब यहाँ पे इसकी गति जो यहाँ से चलता है ऐसे, चूँकि घर्षण इस पे काम करता तो इसकी गति क्या होता, धीरे धीरे कमज़ोर होता, और इधर जैसे यहाँ पे गति तो बढ़ता, क्योंकि इसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, जैसे ढलान पे आएगा गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, लेकिन जैसे इसको चढ़ना होता है ना, यहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती, बहुत कम हो जाती, क्योंकि इसके विरुद्ध घर्षण कार्य करने लगता है। जब ये ऊंचाई पे चढ़ता है इधर, यहाँ से इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती, बट यहाँ से जब ये ऊंचाई पे चढ़ने लगता है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा थी वो कम हो जाती, स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा, और एक स्थिति पे जाके रुक जाता। अब वहाँ पे भाई रुकेगा तो अभी भी, ये रुकेगा तो अभी भी, लेकिन जितनी ऊंचाई पे यहाँ से यहाँ है उतना ऊंचाई जाने के बाद रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का घर्षण नहीं। अगर घर्षण होता तो उतना ऊंचाई नहीं जा सकता वो, और पहले ही रुक जाता, लेकिन घर्षण नहीं है तो जितना ऊंचाई इधर है उतना ऊंचाई इधर भी जाएगा। इस एंगल, इसको थोड़ा सा और हम अगर देखें, थोड़ा सा और देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपका था, अब हम चेंबर नहीं बना रहे हैं, बस चेंबर आप समझते रहिएगा कि चेंबर है। अगर इसके कोण मान लेते हैं ये 60 एंगल पे था, अब दूसरे वाले को हम क्या करते हैं, इसका कोण थोड़ा सा घटा देते हैं, मान लेते हैं 45 कर दिए 45। अब क्या होगा, चेंबर आप समझ सकते हैं कि चेंबर है ऐसे। अब गेंद को यहाँ से जब हम इसको ड्रॉप आउट करेंगे, मतलब छोड़ेंगे, तो गेंद यहाँ से जाने के बाद अब क्या होगा, ये थोड़ा सा और दूरी पे जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अब ना इसका कोण जो है झुका दिया गया। पहले स्थिति में क्या था, पहली स्थिति में दोनों के एंगल समान थे, तो जितना ऊंचाई यहाँ से जितना ऊंची पे गेंद था उतना ही दूर इधर भी गया। बट इस स्थिति में मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर की ऊंची पर इधर है, 5 सेंटीमीटर ऊपर है, तो इधर 5 से ज़्यादा जाएगा, इधर या तो 7 जाए या तो 6 जाए या तो 8 जाए, कुछ भी, मतलब इधर जब जाएगा तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका एंगल इस बार कम हो गया। अब इसका एंगल जो है झुकाव कम हो गया, तो ये ज़्यादा दूरी तक तय करेगा। अगर हम इसके तीसरी स्थिति पे देखें, तीसरी स्थिति को देखें, तो मान लेते हैं कि ये आपका अब इस बार हमने कोण को और झुका दिया, ये आपका 60 है और इसको हमने 15 अंश कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से अगर हम गेंद को छोड़ेंगे तो ये गेंद और दूरी तय करेगी, ये गेंद और ज़्यादा दूरी तय करेगी, क्योंकि इसका कोण हमने और झुका दिया। यहाँ से गेंद ऐसे आएगा ऐसे, लेकिन इसकी दूरी को और ज़्यादा तय करना है, ये दूरी को और ज़्यादा तय करेगी, क्योंकि इसका एंगल झुक चुका है, और घर्षण तो है नहीं ये, क्योंकि ये चेंबर में अगर देखा जाए तो चेंबर निर्वात है और इसके सतह घर्षण मुक्त हैं, ठीक है। तो ये काम। अब हम लोग चौथी स्थिति पे चलते हैं। चौथी स्थिति ये हो जाता है कि मान लेते हैं कि ये जो दूसरी रेखा थी वो इस सतह पे ही आ गई, मतलब कोण एकदम हमने घटा दिया। कोण जो ऐसे थे ना, ऐसे पहली स्थिति में था, फिर उसको धीरे धीरे और कम किए, फिर और कम किए, फिर और कम किए, एक स्थिति में इसको इस रेखा पे ले आए, इस रेखा पर, ठीक है। अब इस रेखा पे जब इस रेखा पे ले आएंगे, मतलब ये कोण झुकाते झुकाते हमने इस रेखा पे ले आना है।
अब यहाँ पे गेंद है, गेंद को आप छोड़ोगे ना, जो गेंद आपका आएगा ऐसे, और यहाँ पे पड़ने के बाद ये ऐसे चला जाएगा सीधा, क्योंकि इसके बीच में कोड ही नहीं है। यहाँ तो आपका है 60 अंश कोड, यहाँ तो आपका 60 अंश है, बट इस यहाँ पे अब दूसरे को क्या किया हमने, इसको झुकाते झुकाते जो इसके सतह पे ले आए हैं। अब यहाँ पे चूँकि आपका ये चैम्बर है और चैम्बर निर्वात है और इसके सतह पूर्णतः घर्षण मुक्त हैं, तो अब ये रुकेगा ही नहीं, ये अनवरत चलता चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं कहीं पे। निर्वात वाला सिस्टम है ना सब, निर्वात में हमको पता है कि कोई चीज़ अगर एक बार गति कर गया तो फिर रुकेगा ही नहीं। अब यही तो था वहाँ पे हम लोग क्या कहे थे, जब अरस्तु का सिद्धांत था तो वहाँ मैंने बताया था कि अरस्तु का जो मिसकॉन्सेप्ट था, वहाँ पे अरस्तु ने क्या कहा था, अरस्तु ने कहा था कि कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु को गतिमान रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता पड़ती है। बट क्या इस स्थिति में आप देखिए बाह्य बल की आवश्यकता पड़ रही है? आप देखिए बाह्य बल की आवश्यकता पड़ रही है क्या? कोई बाह्य बल की कुछ नहीं। अगर आपने एक बार यहाँ से गेंद को छोड़ दिया तो गेंद चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ये मीडियम यहाँ पे रखा गया है, ये निर्वात है। निर्वात में कोई फोर्स नहीं काम करता ना भाई। अब यहाँ पे कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, ना तो घर्षण बल है, ना तो वायु प्रतिरोध है, ना तो गुरुत्वाकर्षण, मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये रुकने का कोई चांस ही नहीं है। इसी चीज़ को यहाँ पे गैलीलियो गैलीली ने अपने सिद्धांत में सिद्ध किया है। ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने कहा था कि गैलीलियो गैलीली ने अपने सिद्धांत में इस चीज़ को सिद्ध किया कि किसी भी वस्तु को गतिमान रखने के लिए हमको बल की बाह्य बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि उसके घर्षण के विरुद्ध कार्य करने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे घर्षण नहीं है तो हमको बल की आवश्यकता पड़ ही नहीं रही है। अब देख सकते हो गेंद को अगर एक बार छोड़ेंगे यहाँ से तो गेंद सीधा चला जाएगा, ऐसे रुकेगा नहीं, वो रुकेगा ही नहीं। जब तक उसको निर्वात मिलेगा तब तक नहीं रुकेगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को सिद्ध किए थे गैलीलियो गैलीली ने। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कुछ। यहाँ पे लिखा हुआ है कथन, किसी भी वस्तु पर, ये गैलीलियो गैलीली का सिद्धांत या उनका जो गैलीलियो गैलीली ने अपना निष्कर्ष निकाला था, कथन दिया था, वो है किसी भी वस्तु पर जब तक कोई बल नहीं लगाया जाता है तब तक वह अपनी गति की स्थिति बनाए रखती है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा है ना, यहाँ पे अभी हमने आपको बताया कि ये गेंद अगर यहाँ से छूटेगा, मतलब यहाँ से इसको छोड़ देंगे गेंद को, तो यहाँ से लुढ़कते हुए आएगा और यहाँ जब इससे समतल ज़मीन पाएगा, ये मतलब समतल सरफेस, तो क्या करेगा, वो सीधा चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ इसमें घर्षण नहीं है, तो घर्षण के विरुद्ध हमको कार्य नहीं करना है। ये निर्वात है भैया। अब निर्वात है तो वो रुकने का कोई चांस ही नहीं है, वहाँ पे कोई बल नहीं काम करता। ठीक है, तो ये रुकेगा नहीं। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने कथन में दिया था कि किसी भी वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तब तक वह अपनी गति में स्थिति को बनाए रखती है। अब ये अगर इस पर जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे ना, तब तक ये रुकेगा ही नहीं, चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे निर्वात में आप कोई भी काम कर सकते हैं। अगर एक बार किसी चीज़ को ऑन कर दिए तो वहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, पंखे को ऑन कर दो, पंखा चलता रहेगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, न्यूटन की गति का नियम। न्यूटन की गति का नियम, तो न्यूटन की गति का नियम में हमको दिखाई दे रहा है प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। न्यूटन के 3 नियम हैं। ठीक है, पहला नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नियम देखते हैं न्यूटन का कि क्या है। तो न्यूटन के जो पहला नियम है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा है गति का प्रथम नियम या न्यूटन का प्रथम नियम, या इसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी न्यूटन के जो पहला नियम है उसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, या गति का नियम प्रथम नियम के तो भी कहेंगे ही कहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वह एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना कर दिया जाए। इसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। अभी हमने देखा है गैलीलियो का नियम, तो अभी हमने देखा है गैलीलियो का नियम क्या था कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है,
तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस पर कोई बहावन ना लगाया जाए। यह भी गैलीलियो का नियम अभी जस्ट हम लोगों ने एक प्रयोग करके देखा भी है। तो वही चीज़ आपका न्यूटन का प्रथम नियम भी है, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। सेम गैलीलियो का नियम है, गैलीलियो से ही न्यूटन ने अपना पहला नियम दिया है जो कि जड़त्व का नियम कहलाता है। यहाँ पे गैलीलियो का नाम भी उन्होंने दर्शाया है कि इसको गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम तो कहेंगे, साथ ही साथ गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम भी कहेंगे। अब यहाँ पे जो लिखा है स्टेटमेंट, यही तो काम अभी जस्ट हमने इसके पीछे किया है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, मतलब रुका हुआ है, ठीक है, तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। और यदि एक सरल रेखा में गति कर रहा है या एक समान वेग से गति कर रहा है तो वह गति ही करता रहेगा जब तक उस पर कोई बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। जैसे मान लेते हैं, अभी हमने उदाहरण आपको दिया था, मान लेते हैं कि आप किसी गेंद को ज़मीन पर लुढ़काते हो, तो गेंद लुढ़कता लुढ़कता जाएगा ना। हमने एक बार उसको बल दे दिया, मतलब उसको लुढ़का दिया। मान लेते हैं ये आपका सरफेस है ज़मीन का, यहाँ से हमने गेंद को लुढ़का दिया, तो ये लुढ़कते लुढ़कते जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये रुक जाएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी क्योंकि इसका गतिज ऊर्जा घटता जाएगा और स्थितिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा। जब हम वहाँ पे छोड़ेंगे, उसको लुढ़काएंगे, जैसे ही उसको लुढ़काएंगे और ज़मीन के संपर्क में आएगा, वहाँ घर्षण बल काम करने लगेगा। और घर्षण बल जो होता है वो गति के विरुद्ध, मतलब विपरीत दिशा में काम करता है। तो घर्षण बल क्या करेगा, इसकी वेग जो इसका गतिज ऊर्जा होती जो इसका गतिज ऊर्जा है उसको कम करता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो वहाँ रुक जाएगा। अब वो रुक क्यों रहा है, क्योंकि इसके नीचे घर्षण बल कार्य कर रहा है। अगर घर्षण बल नहीं कार्य करता, वायु प्रतिरोध नहीं कार्य करता, फुल वो निर्वात होता तो रुकता नहीं। अगर एक बार किसी चीज़ को मूवमेंट करा दो, मतलब गति में करा दो निर्वात में, तो वो रुकेगा नहीं। बट यहाँ पे पृथ्वी पे तो हमको सबको पता है कि भाई घर्षण है, वायु प्रतिरोध है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये जाके यहाँ पे रुक जाएगा। अब ये एक बार गति कर रहा था लेकिन जाके रुक गया। रुका क्यों, क्योंकि इसके पीछे बल कार्य कर रहा है। कौन सा बल, घर्षण बल कार्य कर रहा है। वही स्टेटमेंट है, वही गति का प्रथम नियम है कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो तब तक गतिशील अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो भाई ये गतिशील अवस्था में है, यहाँ इसको हमने गति करा दिया है, लेकिन ये रुक क्यों रहा है, क्योंकि इस पर बल कार्य कर रहा है जो कि घर्षण बल है। घर्षण बल बल है, वो कार्य कर रहा है, तो उसके कारण वो आपका गेंद रुक जाता है। और एक चीज़ और है, यहाँ पर अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था या विराम अवस्था में है और वो तब तक विराम अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। मतलब मान लेते हैं जैसे ये आपका फुटबॉल है, फुटबॉल अगर ज़मीन पे है तो ज़मीन पे रुका ही रहेगा जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाएंगे कि अपने मन मूव करने लगेगा, नहीं करेगा ना। अगर वो ज़मीन पे रखा हुआ है तो ज़मीन पे रखा ही रहेगा। हाँ, वो कब गति में आता है, जब उस पर हम बाहर से उसको ढकेलते हैं या बाहर से उसको किक करते हैं, तब वो गति में आता है ना। तो कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो अगर फुटबॉल रुका हुआ है ज़मीन पे तो उसको हम किक करते हैं, लात से मारते हैं, पैर से मारते हैं या हाथ से पुश करें, तभी वो ज़मीन पे लुढ़कना शुरू करता है। तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। ठीक है, मतलब बल लगा के उसके गति में परिवर्तन हम लोग लाते हैं। तो ये था हमारा गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या आप गैलीलियो का नियम कह सकते हैं। ठीक है, गैलीलियो गैली का बहुत बड़ा एक प्रयोग था जो कि इसके पीछे हम लोगों ने देखा है। अब जड़त्व के प्रकार कितने होते हैं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ध्यान दीजिएगा, पहला गति का नियम है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जड़त्व के प्रकार। तो जड़त्व यहाँ पे नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जड़त्व का प्रकार लिखा हुआ है और यहाँ 3 प्रकार के जड़त्व लिखे हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ये 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा, नोट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि विराम का जड़त्व क्या होता है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ लिखा हुआ है विराम का जड़त्व। ठीक है, विराम का जड़त्व लिखा हुआ है। अब विराम का जड़त्व क्या होता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहेगी। अभी जस्ट इसके पहले हमने बताया था, जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए। वस्तु के इस प्रवृत्ति को विराम का जड़त्व कहते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई
वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। उदाहरण के तौर पे अभी हमने आपको बताया भी है फुटबॉल वाला उदाहरण लेके। यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग दूसरे उदाहरण के तौर पे समझेंगे, ठीक है, जो कि विराम का जड़त्व तो है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि जड़त्व का जो अंग्रेजी मीनिंग होती है वो इनर्शिया होती है, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट आप कह सकते हो। विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व ये होता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। मतलब अगर कोई वस्तु रुका हुआ है, अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा उदाहरण को लेकर के कि बस में बैठे यात्री बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर पड़ते हैं या झुक जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं या गिर पड़ते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या कहें कि अगर बस में बैठे यात्री, ठीक है, बस को अचानक चला दिया जाए तो वो पीछे की ओर झुक पड़ेंगे। इसका कारण क्या है? जैसे मान लेते हैं ये एक बस है, ठीक है, इसमें एक यात्री हैं। अब ये बस रुका हुआ है, बस क्या है? रुका हुआ है, बस रुका हुआ है। अब बस को एकाएक चला दिया जाए, एकाएक बस को चला दिया जाए, बस अब चल दिया, तो बस जब चल देगा तब क्या होगा? बस जब चलेगा भाई तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे अभी ये बस रुका हुआ था, अब ये बस चल दिया, तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि अगर कोई बस या कोई गाड़ी हो वो विराम अवस्था में रहे और उसको अचानक से चला दिया जाए तो उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। यही तो बात हुआ है। कैसे होता है इसको समझते हैं, कैसे होता है इसको समझते हैं। तो दरअसल यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये बस पहले रुका हुआ था, विराम में था, अब ये चल दिया है। अब जैसे हम आपको बताएं कि ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति, एक मिनट, ये व्यक्ति है पहली स्थिति वाला जब गाड़ी विराम में थी। अब ये जो व्यक्ति है इसका जो पैर है, ये पैर ये बस के सरफेस से अटैच में है, मतलब बस पे ही तो आदमी खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, तो इसका जो निचला सिरा है या हम पैर बोल सकते हैं या निचला सिरा यहाँ से लेके बोल सकते हैं, वो बस के संपर्क में है, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लेते बस अचानक से चल दिया। अब ये पहले व्यक्ति क्या था, बस जब रेस्ट में था तो व्यक्ति भी रेस्ट में था, मतलब रुका हुआ था। अब बस अचानक से चल दिया तो ये व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति का जो निचला वाला पार्ट है, ठीक है, ये इतना, ये बस के साथ मूव कर जाएगा, बट इसका ऊपर वाला भाग ये भाग ये अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है। ये देखिए पहले आपका पूरा का पूरा शरीर रुका हुआ था, बस के संपर्क में था, तो बस से जब आपका रेस्ट में था तो पूरा शरीर भी रेस्ट में था, बट अचानक से बस को चल देने से क्या हो रहा है कि इसका जो सटा हुआ, मतलब इसका जो निचला भाग है, आदमी का जो निचला भाग है वो बस के अटैच में था, बाकी ऊपर वाला भाग तो आपका रेस्ट में ही था ना। अब बस के अचानक से चलने से क्या होता है, बस के अचानक से चलने से क्या होता है कि ये इसका ये वाला भाग आगे भाग जाता है, ये वाला भाग आगे भाग जाएगा, बट ऊपर वाला भाग अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है, मतलब ऊपर वाला भाग वहीं पर रुका रहेगा और नीचे वाला भाग आगे भाग जाएगा। तो जब ये आगे भाग गया और ये अपनी जगह पर रुका हुआ है तो ये इसलिए हमको पीछे होने का आभास होता है। क्या होता है, हमारा निचला वाला भाग आगे चला गया और अपना जो ऊपरा वाला भाग है वो अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है, मतलब वो रेस्ट में ही रहना चाहता है।
तो रेस्ट में रहना चाहेगा तो भाई रेस्ट में रहेगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि हमारे पार्ट से आधा कट के आगे चला जाएगा, आधा पीछे हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा पार्ट पूरा शरीर जुटा हुआ है। तो जुटा होने के कारण ये आगे चला जाएगा जब निचला वाला भाग। ऊपरा वाला भाग क्या होता है, ऊपर वाला भाग वैसे के वैसे विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, बट विराम अवस्था में रह नहीं पाता है, क्योंकि कुछ देर बाद ये शरीर उसी दिशा में ढल जाता है। लेकिन शुरू में जब ये गाड़ी अचानक से चलेगा तो निचले वाला भाग है हमारा, जो पैरों से अटैच में रहता है, वो आगे चला जाता है, और ऊपर वाला भाग वो उसी स्थिति में रहना चाहता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, ये उदाहरण आपका है। दूसरा उदाहरण की अगर हम बात करें तो हम लोग ये देखते हैं, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ पौधा, मान लेते हैं ये एक पेड़ है, पौधा है आम का, ये ठीक है, ये एक पौधा है और इसमें आम फरे हुए हैं। ठीक है, ये पौधा है, इसमें आम भरे हुए हैं। अब हम इसके टहनियों को ज़ोर से झकझोरते हैं। ठीक है, झकझोरेंगे जब, तो क्या होता है, आम टूट के नीचे गिर जाता है, हम सबको पता है, आम टूट के नीचे गिर जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि झकझोर तो हम आम को नहीं रहे हैं, झकझोर तो हम टहनियों को रहे हैं। अब देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो आपका पेड़ है, ये पेड़ स्थिर है, रुका हुआ है, इसके टहनियाँ रुके हुए हैं, इसके आम जो फल है वो भी रुका हुआ है। बट हम टहनियों को अब क्या करते हैं, ये पहले रुका हुआ है, पहली स्थिति में रुका हुआ है। अब क्या करेंगे, जब हम टहनियों को गति देंगे, टहनियों को जोर से झकझोरेंगे, तो आम का जो ये फल है ये तो अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है। मतलब जड़त्व का नियम यही है कि अगर कोई वस्तु विराम में रहे तो विराम में रहना चाहता है, भी वो विराम में ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। अब क्या होता है कि हमने टहनियों को झकझोड़ा, बट ये उसके संपर्क में, तो वो विराम में रहना चाहिए, वो रुका रहना चाहता है। बट टहनियों को झकझोड़ने से, जैसे मान लेते हैं ये टहनी है, ये टहनी है, ठीक है, इसमें आम रुक ये लगा हुआ है। अब हमने टहनी को झकझोड़ा, तो टहनियों को झकझोड़ने से आम रुका हुआ होना चाहता है, वो स्थिर रहना चाहता है, जिसके कारण वो टूट जाता है अपने स्थिति में, मतलब उस रूप में ढालना नहीं चाहता। जैसे ये अगर झकझोड़े तो आम भी उसी रूप में अपने आप को मूवमेंट नहीं कराता है, वो रुका हुआ होना चाहता है, जिसके कारण वो टूट जाता है। अब टूटने के बाद वो नीचे आता है। अब नीचे आने के लिए भैया ग्रेविटी काम करती है, तब नीचे आता है। अगर ग्रेविटी नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, तो टूट के वहीं लटका रहता है। वैसे चूँकि गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, टूटने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, जिसके कारण वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो आम का जो फल है वो अपनी विराम मतलब वो अपने स्थिति को बनाए रखना चाहता है, वो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है। क्योंकि टहनियों को हमने झकझोड़ा, टहनियाँ हो गई गतिशील अवस्था में, और आम उसी के संपर्क में है, वो रहता है विराम अवस्था में, जिसके कारण वो टूट जाता है, और टूटने के बाद नीचे आता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, ये आपका दूसरा उदाहरण हो गया। अगर आप उदाहरण चाहें तो हम तीसरा भी उदाहरण आपको बताते चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक गिलास है, क्या है, ये गिलास है, और इस पर हम रख दे रहे हैं कोई एक टाइट कागज़ होना चाहिए, जो थोड़ा टाइट होना चाहिए। ठीक है, एक कागज़ रख देते हैं, एक गिलास है और एक कागज़ हमने रख दिया, और इस पर एक गेंद रख देते हैं, एक गेंद। अगर ये गिलास है और इसके ऊपर एक कागज़ रखा हुआ है, तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर हमने कागज़ को बड़ी तेज़ी से खींच लेना है, तो ये जो इसमें के ऊपर एक गेंद है छोटा सा, ठीक है, ये गेंद जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, वो गेंद क्या होगा, इसी में गिर जाएगा। वो गेंद क्या होगा, वो गेंद आपका इसी गिलास में गिर जाएगा। अगर हमने इसको हटा लेना है तो गेंद इसी गिलास में गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है, ये देखिए अभी हमने आपको बताया है, ये आपका एक सेटअप है जिसमें ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कागज़ है, कागज़ टाइट वाला होना चाहिए, जिससे कि उसको बड़ी तेज़ी से हटाया जा सके, और उसके ऊपर एक कांच, कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई गेंद मान सकते हैं या कोई भी वस्तु मान सकते हैं, वो रखा हुआ है। अब हमको कागज़ को बड़ी तेज़ी से हटा, यहाँ पे आप ताश के पत्ते का यूज़ कर सकते हैं, वो टाइट होता है, ताश का पत्ता, ठीक है, वो टाइट होता है, उसको बड़ी तेज़ी से हटा लीजिए आप वहाँ से। तो क्या होगा कि ये जो ऊपर रखा हुआ वस्तु है वो सीधा ग्लास में गिरेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको पता है, अभी हमने आपको बताया भी है, कि ऊपर जो वस्तु रखा है और नीचे जो आपका ये कागज़ है, जिसको हम ताश का पत्ता भी बोल सकते हैं,
उसको एकाएक हटाने से क्या होगा ना कि ऊपर जो वस्तु है वो विराम अवस्था में रुका हुआ है। अब हमने गति किस में प्रदान किया, हमने कागज़ में प्रदान किया, ताश के पत्ते को खींचा उसमें गति प्रदान किया, बट ऊपर वाला जो ये है वो तो अपने स्थिति को बनाए रखना चाहता है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। रेस्ट में रहने के कारण वो तो रेस्ट में ही रहेगा, बाकी जो हमने उसको खींच लिया कागज़ को तो रेस्ट में रहेगा, लेकिन अब बीच में इसके स्पेस नहीं है ना, मतलब सॉरी, बीच में इसका कोई रुकावट नहीं है, तो सीधा इस गिलास में गिरेगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ उदाहरण। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने विराम का जड़त्व देख लिया है, अब हम लोग गति का जड़त्व देखेंगे। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी एक समान गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, गति का जड़त्व कहलाता है। मतलब अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी एक समान गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन, अगर वो गतिशील अवस्था में है और उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसका वो विरोध करेगा। मतलब अगर गतिशील अवस्था में है और उसको रोका जाए तो उसका वो विरोध करेगा। मतलब अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील में बना रहना चाहता है। मतलब जड़त्व का नियम तो यही है, हमने पहले ही बता रखा है। तो इसके उदाहरण से हम लोग समझते हैं। उदाहरण जैसा कि हम बताते चलें आपको कि अगर किसी चलती हुई बस में, ठीक है, आप खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, तो वो बस अगर अचानक से रोक दिया जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें बैठे हुए यात्री क्या होता है, आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। कैसे झुक जाते हैं इसको हम समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक गाड़ी है, ठीक है, इस गाड़ी में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, बहुत तेज़ी स्पीड से चल रही है और इस गाड़ी में कोई व्यक्ति खड़ा है। अब क्या होगा, गाड़ी अगर चल रही है तो इसका जो नीचे वाला भाग है आदमी का, वो गाड़ी के संपर्क में है, और ऊपर वाला भाग जो है जिसको हम लोग पेट से ऊपर वाला भाग कह सकते हैं, वो गाड़ी के संपर्क में नहीं है। अब गाड़ी चल रही है बहुत तेज़ी से, तो व्यक्ति भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। भाई गाड़ी मूव कर रही है तो व्यक्ति भी मूव कर रहा है, गाड़ी के अंदर ही तो व्यक्ति है। अब गाड़ी अचानक से रुक गई, चलते चलते अचानक से ब्रेक मार के उसको रोक दिया गया। तब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में ये होगा, इस स्थिति में ये होगा कि जो इसका निचला वाला भाग था और जो इसका ऊपर वाला भाग था, अब आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं इसको हम आपको बताते हैं। चूँकि हमको पता है कि आदमी का नीचे वाला भाग जो है, मतलब पेट से नीचे वाला भाग वो गाड़ी के संपर्क में है, और पेट से ऊपर वाला भाग वो गाड़ी के संपर्क में नहीं है। बट गाड़ी चल रही थी तो पूरा शरीर उसका आदमी का चल रहा था। अचानक से गाड़ी रुकी तो जो नीचे वाला भाग पैर से संपर्क में है, गाड़ी के संपर्क से पैर जो है वो, भाई वो नीचे वाला भाग भी तो रुकेगा। भाई गाड़ी जब रुकी तो नीचे वाला भाग जो है, जो पैर से संपर्क में बनाए हुए हैं अपने गाड़ी से, वो भी रुकेगा। तो ये आपका रुक गया। बट ऊपर वाला भाग क्या होगा, ऊपर वाला भाग अगर गतिशील अवस्था में था तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है, तो वो ऊपर वाला भाग क्या होगा, वो आगे की तरफ झुकेगा, आगे की तरफ चलेगा। भाई आगे की तरफ जा रहा था ना, ऐसे गाड़ी ऐसे चल रही है, अगर गाड़ी इस दिशा में चल रही है तो ये आदमी भी तो इसी दिशा में जा रहा है। अब ये रुकने के कारण क्या होता है, उसका पैर वाला नीचे वाला भाग रुक जाता है वैसे, और ऊपर वाला भाग वैसी दिशा में जाने का प्रयास करता है। बट अब अलग तो हो नहीं पाएगा कि तुम्हारे शरीर से अलग हो जाए, वो ऊपर वाला भाग आगे चले जाए, नीचे वाला भाग वहीं रुक जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चूँकि हमारा बॉडी पूरा अटैचमेंट में है, इसलिए क्या होता है, आगे तो जाता है बट उसके बाद हमारा शरीर ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट होने के कारण वो आगे नहीं निकल पाता, वो वहीं पे रुक जाता है। तो उनको झुक जाते हैं आगे की तरफ, हम लोग क्या होते हैं आगे की तरफ झुक जाते हैं, चूँकि हमारा बॉडी पूरा का पूरा पैक है। ऐसा नहीं है कि एक एक पार्ट है कि आगे चला जाएगा, एक पार्ट ऐसे जैसे कि चित्र हम बनाए कि एक पार्ट आगे चला जाएगा, एक पार्ट वहीं छूट गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या होगा, थोड़ा सा ही आगे की तरफ झुक जाएगा आदमी, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि वो उसी दिशा में उसका ऊपर वाला भाग जाना चाहता है, बट जा नहीं पाएगा, बाद में रुक जाएगा। ठीक है, तो ये होता है किसका, गति का जड़त्व। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अपना अगला जो कि है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या होता है, तो दिशा का जड़त्व वस्तु का वह गुण जिन कारण से
वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, दिशा का जड़ तो कहलाता है। ठीक है, सेम वही चीज़ है ये भी। तो दिशा का जड़ किसे कहते हैं? तो उदाहरण लेके हम समझाते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि गाड़ी है, एक गाड़ी है, ठीक है, एक बस है या गाड़ी है, कुछ भी आप समझ लीजिएगा। ये बस में व्यक्ति बैठे हुए हैं या एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है। अब ये गाड़ी बहुत तेज़ी से मूव कर रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है। अब गाड़ी अचानक से मुड़ जाती है, गाड़ी अचानक से मुड़ जाती है। अब मुड़ने पे क्या होगा कि व्यक्ति जो होगा ना वो क्या होगा कि केंद्र से बाहर की ओर झुक जाता है। जो मोड़ का केंद्र नहीं होता है, मोड़ का केंद्र उससे बाहर की ओर झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर ये गाड़ी चल रही है, मूव कर रही है बहुत तेज़ी से, तो आदमी का निचला वाला भाग क्या है, वो गाड़ी के संपर्क में, ऊपर वाला भाग गाड़ी के संपर्क में नहीं है। बट गाड़ी चल रही है तो पूरा शरीर भी उसका चल रहा है। अब चलते चलते क्या होगा, अगर गाड़ी मुड़ जाती है तो इसका निचला वाला भाग भी तो मुड़ेगा भाई। गाड़ी जिधर जाएगा उधर निचला वाला भाग भी मुड़ेगा क्योंकि संपर्क में है। तो ये गाड़ी के साथ साथ मुड़ जाता है तो उसका ऊपर वाला भाग जो है ना, वो उसी दिशा में जाने का प्रयास करता है जिस दिशा में जा रहा था। तो इसीलिए वो उधर की ओर झुक जाता है, क्योंकि वो उसी दिशा में जाने का प्रयास करता है। वो अपनी गति को बदलना नहीं चाहता है। लेकिन जब गाड़ी मुड़ेगी तो उसका पैर मुड़ेगा। अब भाई पैर मुड़ गया तो भाई पार्ट ऑफ बॉडी भी मुड़ने होंगे, मतलब जो उसका ऊपरा वाला भाग है वो भी मुड़ेगा। लेकिन पहले वो उसी दिशा में जाने का प्रयास करेगा, उधर झुक जाएगा, बाद में अपने आप को मेंटेन करेगा वो व्यक्ति, बाद में अपने आप को उसी शेप में ढालेगा और वो भी मुड़ जाएगा। लेकिन पहले क्या करेगा, बॉडी उसी दिशा में जाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो जिस दिशा में गाड़ी जा रही थी उसी दिशा में जाएगी, मतलब मुड़ जाएगी अचानक से। और मुड़ने के बाद शरीर का जो निचला वाला भाग है वो भी मुड़ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला भाग उसी दिशा में जाने का प्रयास करेगा, जिसके कारण वो केंद्र से बाहर की ओर झुक जाता है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। अब हम इसमें अगले मतलब वीडियो में हम लोग जो सारी चीज़ बचे हुए हैं, जैसे न्यूटन की गति का दूसरा नियम और तीसरा नियम और संवेग संरक्षण का नियम, ये सब हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है, तो हम लोग दूसरे वीडियो में उसको देखेंगे, पार्ट 2 में उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।